गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारा क्लास है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1। बेटा चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जैसे चैप्टर के नाम से ही पता हमें चल रहा है कि रियल नंबर का मतलब होता है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। अब वास्तविक कौन होगा? जो एग्जिस्ट करता है वास्तविक में। जैसे आपको हम समझाने के लिए कहें तो रियल नंबर मतलब सारी संख्याएं जो आज तक आपने बचपन से देख रखे हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होंगे। छोटे से सीखे हम लोग ऑड, इवन, रैशनल, इररैशनल, है ना। ये सारे जितने नंबर्स हैं बच्चों, रैशनल हो, इररैशनल हो, सारे के सारे रियल नंबर के अंदर ही पढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्लास 10th में सिर्फ मैथ सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं भी PDF आपको आसानी से भेज सकता हूँ। सॉल्व क्या ऑलरेडी सॉल्व है वो, ठीक है, हमारे पास है ऐसा। लेकिन आपको समझना है चैप्टर के बारे में, ताकि CBSE में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसको आंसर दे सकते हो। अदरवाइज़ आप इतना ही कहोगे कि मैं यही पढ़ के गई थी और ये नहीं आया, और फिर समस्या आएगी, फेलियर आने के चांसेस हैं। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करके वीडियो बनाते हैं। बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, थोड़े थोड़े करके भेजूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेटा रियल नंबर में सारे जितने संख्याएं आती हैं। सबसे पहले हमें एक पॉइंट समझना है जो हम 9th और 8th में नहीं सिखाते हैं बच्चों को, वो है रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर। अच्छा, ये रैशनल नंबर क्या होता है? हम जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमने भी सिखाया आपको कि किसी भी संख्या को, जैसे 4 है तो 4 भी रैशनल नंबर है। कब है 4 रैशनल? तब है जब कहा जाता है कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q का मान क्या होगा? शून्य के बराबर नहीं होगा। आज समय आ गया है 10th क्लास में आपको समझना कि हम लोग ये क्यों लिखते थे। चलो रेडी, देखते हैं हम लोग ये क्यों लिखते थे। एक समय था, मैंने बताया था रैशनल नंबर है, इररैशनल नंबर है बच्चों, तो ये रूल है, इसको याद कर लो। आज समय आ गया है कि आप जानो कि क्यों P बाई Q फॉर्म में होता है और Q शून्य के बराबर क्यों नहीं होता है। देखो सिंपल है, जैसे हम कहते हैं 2/2 है रैशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? 2/1। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा बच्चों? आज के समय में इसका जस्टिफिकेशन होगा, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल आपको देते हैं समझाने के लिए, कि एग्जांपल लेते हैं x/0 मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, राइट। तो इसका मान हमने क्या सीखा? इसका मान हम लोग क्या जानते हैं? ये इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी है। इसका मान क्या है? इन्फिनिटी है, असीमित है। आंसर इसका नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम 0 न्यूमिनेटर में रखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मान कितना है? 0 है। कुछ तो है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ तो आंसर है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं, अब रिलेट करिए इसको, कि P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान शून्य हो गया तो ये तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इररैशनल नंबर का भी इन्फिनिटी, रैशनल, इररैशनल कोई भी संख्या हो वो जिसका आंसर इन्फिनिटी ना है। रिकरिंग आ सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग आ सकता है। अच्छा, रिकरिंग क्या है? रिकरिंग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, पाई का वैल्यू। ये क्या है बेटा? पाई। सर्कल में यूज़ करते हैं हम लोग पाई। तो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शनली? 22/7। अब बेटा इसका मतलब क्या है? 22/7 का मतलब हम लोग न्यूमेरिकली अगर लिखेंगे तो 3 डेसिमल डिवाइड जब करेंगे, 7 को 22 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 3.1426 एंड 792 समथिंग कुछ मिलेगा, और भी आगे इन्फिनिटी है, कटेगा नहीं, ये आगे और भी चलता जाएगा बच्चों। तो इसको गौर से देखिए, पाई का वैल्यू 22/7 है, तो ये तो क्या कह सकते हैं? ये समवेयर टर्मिनेटिंग। कहीं टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग है? नहीं, रिपीटिंग नहीं है। देखिए एक भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इसे हम सिर्फ क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग, राइट। अगर रिपीट होता है तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सिर्फ हमें इतना ही नहीं जानना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें एक्चुअल इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वो है हमें पढ़ना है बच्चों, आपके बुक में भी होगा लेकिन आपके दिमाग में होना ही ज़रूरी है, और इतनी आसानी से होना चाहिए कि वो आप कभी प्रैक्टिस की ज़रूरत ना पड़े आपको। इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये मानो तो कुछ नहीं है और ना मानो तो बहुत कुछ है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जब बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है तभी उसे सिखा दिया जाता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में उसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़े से अप लेवल में समझाया जाता है। जैसे तुम साइंस में बायोलॉजी में पढ़ रहे हो सिर्फ जीन्स का, लेकिन हायर लेवल स्टडीज़ में क्या है, जेनेटिक्स एक खुद ब खुद एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। तो अभी हम सिर्फ जिन के थोड़े से जानकारी रख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में बेसिक लेवल में। वैसे ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो था वो एक बेसिक नॉलेज है आपको, लेकिन डीपली अगर हम जाएंगे तो पहले चलो डीपली नहीं जाते हैं, पहले अपने आप को 3 क्लास स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि सर ने कभी कहा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो आप जानते होंगे, आर रिमाइंडर है शेषफल, ये क्या है उत्तर फल, और ये क्या है डिवाइज़र जो काटता है भाज्य, और ये है भाज्य है, ये विभाज्य है। डिवाइज़र जो काटता है क्यू, जो उत्तर आता है आर रिमाइंडर है। अब इसका पोजीशन देख लो। देखो बच्चों कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। किसका क्या प्लेस है इसको भी क्लियर कर देता हूँ। डिवाइज़र, ये डिवाइज़र का प्लेस है, और ये बीच में जो होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी संख्या होती है डिविडेंड, और यहाँ पर रहेगा क्वोटेंट, राइट, क्वोटेंट। और जो भी यहाँ पर हमें माइनस करने के बाद जो भी प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, राइट। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि बेसिक नॉलेज इस चैप्टर का क्या है, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देखिएगा, पेज टर्न कर लेता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लें आप लोग। हो गया, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। एक्सरसाइज 1.1